वेलकम बैक टू बॉलीफ्लिक्स। सबसे पहले तो हम आप सभी को दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं क्योंकि आप सभी के सपोर्ट से ही हमारी YouTube फैमिली जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने वाली है। इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखना। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2007 में रिलीज हुई मूवी भूल भुलैया को। इस सक्सेसफुल मूवी का अगला पार्ट कुछ ही दिनों में आने वाला है, तो स्टोरी प्लॉट के सस्पेंस को बरकरार रखते हुए शुरू करते हैं डर और कॉमेडी से भरी इस माइंड ब्लोइंग मूवी की कहानी की शुरुआत में बटुक जी एक बड़ी सी हवेली में घुसते हैं, जहां पर वो वहां पे काम कर रहे रघु से पूछते हैं, काम खत्म हुआ कि महल की भूतनी खा गई तुझे। रघु उन्हें ये कहता है कि इस भूतिया महल में कोई काम करने को तैयार ही नहीं होता। यहाँ हमें समझ आता है कि कोई अमेरिका से इस महल में रहने आ रहा है, जिसके लिए इस महल में रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। महल में घूमते घूमते बटुक ऊपर जाता है, जहाँ उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है। इसी डर के मारे वहाँ से वो रघु को बुलाते बुलाते भाग जाते हैं। यहाँ सीन कट हो जाता है और आगे हम गांव का सीन देखते हैं। यहाँ सारे लोग क्रिकेट देख रहे होते हैं और बटुक जी वहाँ पहुंचकर जमाई राजा से बात करते हैं। जमाई राजा उन्हें क्रिकेट के स्कोर को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाता है। यही उन्हें पता चलता है कि उनकी चाबी महल में ही रह गई है और वो उसे लेने वापस महल की तरफ निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हमें मुरारी दिखता है, जिसको बटुक जी उनके साथ महल में जाने को कहते हैं। मुरारी महल में जाने का सुन के काफी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन फिर भी बटुक जी मुरारी को पकड़कर अपने साथ महल में ले जाते हैं। अगले सीन में हम दोनों को महल के अंदर जाते हुए देखते हैं, जहां उन्हें महल के अंदर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। यहाँ सीन कट हो जाता है और अगले सीन में हम बटुक जी को पंडित जी के पास जाते हुए देखते हैं। यहाँ पंडित उन्हें एक ताबीज देता है और कहता है कि इस ताबीज को महल के आंगन के पेड़ की दक्षिण दिशा में बांधना, भूतनी वहीं भस्म हो जाएगी। ऐसा सुनकर बटुक जी ताबीज लेकर वहाँ से चले जाते हैं। बटुक जी मुरारी के साथ अपने घर जाते हैं, जहां उनकी पत्नी जानकी भी रात को महल में जाने के बारे में सुनकर डर जाती है और मुरारी को उनके साथ रहने को कहती है। डर के मारे जानकी अपने बद्री भैया के पास पहुंचती है, जहां वो बटुक जी के महल जाने के बारे में बोलती है। महल में चल रही कंस्ट्रक्शन की बात सुनकर बद्री भैया को काफी गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि इतनी दूर अमेरिका से आ रहा है सिद्धार्थ, मैं उसे इस महल में रहने नहीं दे सकता। यहाँ हमें समझ आता है कि अमेरिका से आने वाला लड़का सिद्धार्थ ही इस राज घराने का आखिरी वारिस है। बद्री जी यहाँ उनकी बेटी राधा की शादी सिद्धार्थ से कराने की बात करता है। अगले सीन में हम सिद्धार्थ को देखते हैं, जो कि बद्री जी के पास सरप्राइज देने पहुँच जाता है। यहाँ वो कहता है कि उसकी शादी हो चुकी है अवनी के साथ। इसके बाद महल से सभी लोग सिद्धार्थ और अवनी के स्वागत करते हैं। मंत्री जी सिद्धार्थ को अपने साथ रहने को कहते हैं, लेकिन सिद्धार्थ महल में रहने की बात करते हुए कहता है कि आप विश्वास को सत्य समझते और मैं केवल सत्य पे विश्वास रखता हूँ। जब मुझे अनुभव होगा तब मैं मान लूंगा। सिद्धार्थ को उसके चाचा बद्री जी कहते हैं कि वो इस महल के राजा हैं और उनका राज्याभिषेक होना बाकी है। अगले सीन में हम सिद्धार्थ और अवनी को पूरे महल में लोगों के साथ राज्याभिषेक के दौरान घूमते हुए देखते हैं। अगले दिन अवनी और नंदिनी महल में बैठकर बात कर रहे होते हैं। यहाँ नंदिनी उन्हें बताती है कि उसकी शादी शरत प्रधान नाम के फेमस पोएट के साथ तय हुई है। नंदिनी उन्हें शरत को दिखाती है, जो कि महल के ऑपोजिट वाले घर में रहता है। अवनी नंदिनी के साथ महल के ऊपर वाले कमरे में जाती है। यहाँ वो दोनों एक रूम में पहुँचते हैं, जिसे देखकर नंदिनी कहती है कि यहाँ भूत है, हम इस महल में कभी नहीं आते। अवनी ये सुनकर हंस देती है और वो नंदिनी को लेकर उस रूम के अंदर चली जाती है। नंदिनी एक रूम को दिखाती है, जहाँ अवनी फिर जाने की जिद करती है, जिसे सुनकर नंदिनी उन्हें गिरजा की कहानी सुनाती है। गिरजा महल के एक रूम में खेलते हुए आई थी, लेकिन वहाँ अंदर जाकर डर के मारे उसकी आवाज चली गई। उस महल के अंदर जाने की बात जब उसके घर वालों को पता चलती है तो वो सभी नंदिनी पर गुस्सा करते हैं। भैया जी अवनी से कहते हैं कि आज से 65 साल उस कमरे को तंत्र से बंद कर दिया गया था, वहाँ आत्माओं का वास है। इस निजाम हमारे परिवार की कई जिंदगियां जलाई हैं। यहाँ सीन कट हो जाता है और अगले सीन में अवनी जानकी के साथ मंदिर में दिखती है, जो उसे इस महल की हिस्ट्री बताती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस महल में काफी सालों पहले राजा विभूति नारायण राज करते थे। उनके दरबार की नर्तकी थी मंजुलिका, जिसे राजा काफी प्यार करने लगे थे। लेकिन मंजुलिका शशिधर नाम के राज गायक से प्यार करती थी, जो कि महल के पीछे वाले घर में रहता था। राजा को जब शशिधर और मंजुलिका के बारे में पता चला तो उन्होंने शशिधर को मार दिया और मंजुलिका को बंदी बना दिया।
मंजुलिका की मौत यहीं इसी कमरे में हुई थी। मरने से पहले उसने राजा और उसके परिवार को मार देने की कसम खाई। अगले सीन में हम देखते हैं कि अवनी सिद्धार्थ के साथ उस रूम में जाने की बात करती है, जिसे सुनकर सिद्धार्थ कहता है तुम्हारा घर है, जहाँ जाना है जाओ। इसके बाद हम अवनी को उसी कमरे में जाते हुए देखते हैं। वो वहाँ की चीजों को देखने लगती है। तभी राधा वहाँ आकर अवनी को बुलाती है और कहती है कि उसने यहाँ आकर ठीक नहीं किया। राधा उन्हें ये भी कहती है कि जिस आदमी ने उस कमरे की चाबी बनाई थी वो अब मर चुका है और ये सब आत्माओं का ही काम है। अगले सीन में हम महल के सभी लोगों को देखते हैं जो काफी चिंतित होते हैं और बद्री यहाँ महल के अंदर जाने को लेकर सबको डांटता है। बद्री बटुक से आचार्य महाराज को तुरंत बुलाने को कहता है। बटुक वापस आकर कहता है कि आचार्य अभी यहाँ नहीं है और उनके आने में समय लगेगा। सिद्धार्थ अपने चाचा बद्री और बटुक की बातों को सुनकर कहता है कि वहम, अंधविश्वास और मानसिक खेलों का अजीब भूल भुलैया है ये। बद्री पहले तो सिद्धार्थ को महल से चले जाने को कहता है, लेकिन जब वो नहीं मानता तब बद्री कहता है कि सिद्धार्थ और अवनी की सुरक्षा के लिए सभी लोग अब महल में उनके साथ आकर रहेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं बटुक, बद्री और मुरारी तीनों एक पंडित के साथ ऊपर वाले कमरे को बंद करने आते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग इस कमरे को धागे से बंद करते हैं, उन्हें अंदर से किसी की कोई आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर वो तीनों काफी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि शरद को भी अपने कमरे के आसपास किसी के घूमने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद राधा सिद्धार्थ और अवनी को बुलाती है और उन्हें कहती है कि महल की नौकरानी ने वहाँ किसी को देखा है। सिद्धार्थ उनकी बातें सुनकर मना कर देता है। इसके बाद महल में कई चीजें गिरने और टूटने लगती हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। अवनी इन सबको देखकर सिद्धार्थ से कहती है कि मैंने वो कमरा खोला था, शायद ये सब इसलिए हो रहा है। अगले दिन अचानक से अवनी की साड़ी में आग लग जाती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है और होश में आने के बाद अवनी कहने लगती है मैंने देखा है उसे, राधा भी थी वहाँ। इसके बाद बद्री जी सिद्धार्थ से उस महल को छोड़कर जाने की बात करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उस भूतनी की घुंघरू की आवाज सुनी है। यहाँ सिद्धार्थ उनको कहता है कि उसे लगता है कि ये सब राधा का काम है और वो शायद अब पागल हो गई है। रात को जानकी अवनी के साथ मंदिर जाती है। यहाँ अवनी उसके साथ राधा के बारे में बात करती है। यहाँ हमें पता लगता है कि राधा के पिता की मौत के बाद बटुक जी ने उसे गोद लिया था। सीन यही कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि सिद्धार्थ का फ्रेंड आदित्य शर्मा महल में आता है। महल में आते ही वो बटुक को पकड़ लेता है, जो कि भूत भूत करते हुए महल में घूम रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि सिद्धार्थ ने ही अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड आदित्य को यहाँ बुलाया था ताकि वो राधा का इलाज कर सके। आदित्य अवनी से मिलने की बात करता है, जिसके बाद नंदिनी अवनी को बुलाने के लिए ऊपर जाती है। काफी देर तक इधर उधर देखने पर भी उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन उसे वहाँ किसी के होने की आवाज सुनाई देती है और तभी कोई उस पर हमला कर देता है। इसकी चीख सुनकर सभी लोग दौड़ते हुए ऊपर जाते हैं, जहाँ उन्हें नंदिनी बेहोश पड़ी मिलती है। नंदिनी को रूम में लाने के बाद उसे सब पूछते हैं कि आखिर वो वहाँ कैसे गई, जिसे सुनकर वो बताती है कि भाभी को ढूंढने के लिए मैं ऊपर गई थी। यहाँ नंदिनी कहती है कि उसे राधा ने ही ऊपर जाने को कहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि आदित्य के बैग को किसी ने बाहर ले जाकर जला दिया था। यहाँ हमें पता चलता है कि वो पंडित भी अब पागल हो चुका है, जिसने मंजुलिका को महल में देखा था। आदित्य अवनी से कहता है कि रात को उसने किसी को नाचते हुए देखा है और घुंघरू की आवाजें भी सुनी है। इस पर अवनी उसे बताती है कि ये सब आवाजें ऊपर वाले कमरे से आती हैं। अवनी आदित्य को ऊपर वाले कमरे में लेकर जाती है और उन्हें मंजुलिका के सामान दिखाते हुए उस जमाने के सभी लोगों के बारे में बताने लगती है। अगले दिन आदित्य चंदू को पकड़ता है, जो कि घुंघरू लेकर महल में घूम रहा था, और आदित्य के पूछने पर चंदू बताता है कि मुझे ये बाहर पड़े मिले थे। यहाँ आदित्य को शक होता है कि रात में शायद चंदू ही ये घुंघरू पहनकर घूमता होगा और वो चंदू से वो घुंघरू छीनकर अपने पास रख लेता है। अगले दिन आदित्य अवनी के साथ मंदिर जाता है, जहाँ उसे वो घुंघरू दिखता है जिसे उसने चंदू से लिया था। घुंघरू देखते ही अवनी एक्साइटेड हो जाती है और उसे मांगने लगती है। रात को आदित्य फिर से उस रूम में जाता है जहाँ महल के लोग मंजुलिका के होने की बात करते हैं। यहाँ वो फिर से किल को बंगाली में गाना गाते हुए सुनता है और जब वो उस कमरे का दरवाजा बंद कर देता है तो अंदर से आवाज निकलती है, मंजुलिका हूँ, मैं तुझे मार कर तेरा खून पीना चाहती। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मंजुलिका दुर्गा अष्टमी की रात को वहाँ फिर से आने वाली है। वो यहाँ के राजा को मारकर अपना बदला पूरा करना चाहती है। अगली सुबह आदित्य चंदू से मिलकर उसे कहता है महल में अकेले रहना खतरनाक या कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा वो दुर्गा अष्टमी से पहने वाला है। इसके बाद आदित्य चंदू के साथ मलकापुर नाम की एक जगह में जाता है। आगे राधा के कहने पर ही नंदिनी सिद्धार्थ को चाय देने जाती है और यहाँ आदित्य को पता चलता है कि उस चाय में पॉइजन मिला था। आदित्य दौड़कर जाता है और सिद्धार्थ को वो चाय पीने से रोक देता है। यहाँ आदित्य सबको बताता है कि राधा ने ही ये जहर मिलाया है। वो सबको बताता है अगर इस कमरे में बंद करके नहीं रखा है इसे तो ये मौत का तांडव करेगी। ऐसा कहते हुए आदित्य राधा को एक रूम में बंद कर देता है और सभी से कहता है कि उसकी इजाजत के बिना कोई उस रूम को ना खोले
आगे नंदिनी के पापा उसकी सगाई करवाने की बात करते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि अवनी सगाई वाली रात को नंदिनी के पति को जबरदस्ती पकड़ने लगती है। हम समझ पाते हैं कि अवनी को सरत में मंजुलिका की प्रेमी की झलक दिखाई देती है। ये देखकर सिद्धार्थ और आदित्य वहाँ आते हैं और अवनी को छुड़ाते हैं। सिद्धार्थ को यहाँ कुछ समझ में नहीं आता है, आखिर ऐसा क्या हो रहा है। यहाँ आदित्य उससे कहता है, महल का असली भूत कोई और नहीं, तुम्हारी बीवी है, जिसने नंदिनी को मारने की कोशिश की और जिसने उसकी साड़ी में आग लगाई, वो अवनी ही है। अवनी को डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। हमें समझ में आता है कि आदित्य अवनी का पास्ट जानने के लिए उसके गांव गया था। यहाँ उसे पता चलता है कि अवनी की दादी उसे बचपन में भूत प्रेत की कहानियां सुनाती थी। उसके बाद अवनी अमेरिका चली गई, जिसके तुरंत बाद उसकी दादी गुजर गई। और जब अवनी को अपनी दादी के गुजरने की बात पता लगी तो उसे एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। और महल में लौटने के बाद जब उसे मंजुलिका की हिस्ट्री के बारे में पता लगा तो उसे मंजुलिका की कहानी उसकी अपनी कहानी लगने लगी और इसलिए वो खुद को मंजुलिका समझने लगी। आदित्य ये भी कहता है कि राधा को पहले ही मैंने ये सब बता दिया था, इसलिए वो मेरी बात मानकर उस कमरे में रहने के लिए मान गई। अगले सीन में हम गुरुजी को देखते हैं, जो कि सबसे मिलने के लिए महल में आते हैं। वो कहने लगते हैं कि यहाँ काल मृत गहरी संभावना है। यहाँ गुरुजी जब आदित्य को देखते हैं तो उन्हें याद आता है कि वो पहले भी एक बार उससे मिल चुके हैं। गुरुजी आदित्य की तारीफ करते हुए कहते हैं कि अगर ये यहाँ पहले से मौजूद है तो तुमने अपनी बेटी जान बचाने के लिए मुझे क्यों बुलाया। वो आदित्य की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, ये एक मशहूर साइकेट्रिस्ट। आदित्य इसके बाद गुरुजी को सब कुछ बता देता है। यहाँ गुरुजी आदित्य को बोलते हैं कि इस प्रॉब्लम का रास्ता निकालना काफी खतरनाक है, लेकिन उसे कोशिश करने के लिए कहते हैं। आदित्य उनसे हेल्प मांगता है, जिस पर गुरुजी उसकी हेल्प करने के लिए हाँ बोलते हैं। इसके बाद आदित्य सिद्धार्थ के पास जाता है और उसे कहता है कि उसे अवनी को किसी बात पर मना करना पड़ेगा, उसे गुस्सा दिलाना होगा जिससे उसके अंदर की मंजुलिका बाहर आ जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही सिद्धार्थ अवनी को बाहर जाने से मना करता है, अवनी अपने मंजुलिका वाले रूप में आ जाती है। हमें समझ आता है कि वो सिद्धार्थ को ही उस जमाने का राजा समझती है जिसने उसकी और उसके प्रेमी की जान ली थी, और वो गुस्से में बेड को अपने एक हाथ से उठा लेती है। इसके बाद ही अवनी को समझ में आता है कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है और वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। वो सिद्धार्थ से बात करते करते फिर से सो जाती है। अगले दिन सिद्धार्थ आदित्य से कहता है कि वो अवनी को लेकर यहाँ से ले जाना चाहता है और उसे और कोई इलाज की जरूरत नहीं है। आदित्य सिद्धार्थ से बात करके समझाने की कोशिश करता है कि वो अवनी को ठीक कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे सिद्धार्थ का साथ चाहिए। हम समझ पाते हैं कि आदित्य गुरुजी के साथ मिलकर अवनी पर एक एक्सपेरिमेंट करने वाला है। इसके बाद दुर्गा अष्टमी की रात को सिद्धार्थ अवनी के रूम में जाता है और उसे पता लगता है कि अवनी पहले ही उस रूम से निकल चुकी है। वो महल के ऊपर वाले कमरे में नाचने लगती है। यहाँ उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो मंजुलिका है और वो अपने प्रेमी शशिधर के साथ नाच रही है, जिसको लास्ट में राजा यानी कि सिद्धार्थ मारने वाला है। यहाँ अवनी मंजुलिका बनकर जोर जोर से राजा को मारने की बात करती। आगे आदित्य के प्लान के अकॉर्डिंग शरद उसके कमरे में पहुंचता है और मंजुलिका को बाहर लेकर आता है। आगे सिद्धार्थ के पीछे खड़े कुछ आदमी अवनी को पकड़कर गुरुजी के पास बैठा देते हैं। गुरुजी के पूछने पर अवनी बंगाली में बोलने लगती है कि मैं यहाँ राजा को मारने आई हूँ। तो गुरुजी कहने लगते हैं कि राजा को मारने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें यहाँ से जाना होगा। हमेशा के लिए तुम्हें अवनी का शरीर छोड़ना होगा, जिसके लिए अवनी मान जाती है। तभी गुरुजी आदित्य को कहते हैं कि वो राजा को उसके पास लेकर आए। ऐसा कहकर अवनी के सामने सिद्धार्थ को लिटा दिया जाता है, लेकिन जैसे ही अवनी सिद्धार्थ को राजा समझकर मारने के लिए तैयार होती है, आदित्य वहाँ सिद्धार्थ की जगह एक पुतले को रख देता है, जिसके बाद अवनी तलवार से उस पुतले पर हमला करना शुरू करती है। मंजुलिका उसे तब तक मारती रहती है जब तक वो थक नहीं जाती और कुछ देर बाद ही वो बेहोश हो जाती है। ये सब देखकर वहाँ के सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। यहाँ सीन कट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि आदित्य अवनी को हिप्नोटाइज करके उससे सवाल पूछता है, जिसका अवनी सही जवाब देती है। इसके बाद आदित्य अवनी को सिद्धार्थ से मिलाता है और कहता है कि अब अवनी बिल्कुल ठीक है। अवनी आदित्य को उसकी हेल्प के लिए शुक्रिया करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आदित्य राधा के पास जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। आदित्य अगले दिन वहाँ से जाने लगता है, जहाँ उसे महल के सारे लोग क्यों कहते हैं और उसे ना समझ पाने के लिए माफी भी मांगते हैं। यहाँ आदित्य अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। इस तरह की बॉलीवुड और साउथ इंडियन मूवीज की एक्सप्लेनेशन सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल बॉलीफ्लिक्स को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन दबा सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक अगली इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन एंजॉय आवर प्लेलिस्ट, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।